नमस्कार, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास में। हम लोग मुख्य तौर पर अपनी क्लास 9th के जो हमारे प्यारे बच्चे हैं उन सभी के साथ बात कर रहे हैं और कक्षा 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए दोस्तों हम लोग आप सभी के सामने पेश कर रहे हैं हमारा ये प्यारा सा बैच, जिसे हम लोग कहते हैं उदय बैच। तो कक्षा 9th के जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के संदर्भ में हमारा ये उदय बैच चल रहा है और इसके अंतर्गत दोस्तों जो हमारा ये सामाजिक अध्ययन या फिर जिसे हम लोग सोशल साइंस भी कहते हैं, है ना, इस चैप्टर को आप लोग क्या करेंगे हमारी आज की इस क्लास में मेरे साथ डिस्कस करने वाले हैं। आपका जो इतिहास वाला भाग है जिसे हम लोग हिस्ट्री भी कहते हैं, उससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका चैप्टर है दोस्तों, उसको हम लोग आपके सामने समझने वाले हैं, जिसे कहा जा रहा है नात्सीवाद और हिटलर का उदय, है ना। चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? नात्सीवाद और हिटलर का उदय। तो बहुत ही प्यारा सा ये अध्याय होगा और इस चैप्टर के अंदर हमें मुख्य तौर पर एक प्रकार की जानकारी मिलेगी हिटलर के बारे में और उसकी नात्सी सोच के बारे में। अब इसको नात्सीवाद भी कहा जाता है और उसी के साथ साथ हम इसे नाजीवाद के नाम से भी पुकारते हैं। क्या है ये नाजीवाद या फिर क्या है ये नात्सीवाद? ये हिटलर भाई साहब थे कौन, किस देश की है ये कहानी, इसको हम लोग आप सभी के सामने अपनी आज की इस क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, क्लास को करते हैं शुरू, बिल्कुल भी समय को व्यर्थ नहीं करते हैं और सबसे पहले यही डिस्कस करते हैं कि हमारी आज की इस क्लास में आप और मैं क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारी आज की इस क्लास में हम लोग सबसे पहले नात्सीवाद या फिर हिटलर ये कौन है, कहां से ये संबंधित है, उसको देखेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे वाइमर गणराज्य के बारे में। अब भाई ये वाइमर गणराज्य क्या है ना, इसकी हर एक कहानी को हम लोग आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे कि ये वाइमर गणराज्य है क्या या फिर गणराज्य का मतलब क्या होता है। फिर हम लोग बात करेंगे वारसा संधि के बारे में, जर्मनी देश की ये कहानी होने वाली है। पूरा का पूरा अध्याय आपको जानकारी देगा जर्मनी के बारे में और जर्मनी जो था वो प्रथम विश्व युद्ध के अंदर शामिल था, जिसे हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी कहते हैं। इस प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया था और जर्मनी की हार के बाद ही एक संधि हुई थी, एक वादा हुआ था, इसी को हम लोग वारसा संधि कहते हैं। इस प्रथम विश्व युद्ध का जर्मनी पर क्या असर हुआ और इस संधि का जर्मनी पर क्या असर हुआ वो समझेंगे। और आप देखते हैं कि जर्मनी की जो सेना थी उसका बड़े तौर पर महिमा मंडन किया जा रहा था, उनको बहुत ही बड़ा चौड़ाकर प्रस्तुत किया जा रहा था, इसको समझेंगे। और देश में जब जर्मनी हार जाता है तो एक नई प्रकार की सोच हमें जर्मनी के अंदर आती हुई दिखती है, जिसको हम लोग राजनीतिक रेडिकलवाद के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग अपनी आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपके पेपर से संबंधित ये सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आप देखते हैं कि आपके पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसीलिए दोस्तों पूरी क्लास को हम लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना होगा। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कुछ और बिंदु भी हैं दोस्तों कि जर्मनी में आर्थिक संकट आ जाता है, जर्मनी में आप देखते हैं कि मंदी आ जाती है और जर्मनी के अंतर्गत जो हारने के बाद जो देश बनता है वो किस तरीके से चलता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, हर एक बिंदु को हम लोग डिटेल से बहुत ही गहराई के साथ समझेंगे क्योंकि आपके पेपर के अंतर्गत इन सभी सवालों को बहुत ही गहराई के साथ पूछा जाता है। लेट्स बिगिन द क्लास, है ना। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर कहीं ना कहीं टिका हुआ है और ये रहे वो भैया। क्या नाम है भैया इसका नाम है अडोल्फ हिटलर, है ना। जर्मनी का ये शासक था दोस्तों जिसका नाम है अडोल्फ हिटलर। तो हिटलर की कहानी पर पहुंचे या फिर ये कैसे जर्मनी का शासक बनता है, इसी से संबंधित ये पूरा का पूरा चैप्टर होगा। और हिटलर एक राजनीतिक पार्टी को भी बनाता है जिसको हम लोग नाजी पार्टी के नाम से जानते हैं। जैसे भारत के अंदर आप अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को देखते हैं, भारत में बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। जर्मनी के अंदर जो पार्टी हिटलर की थी, जो पॉलिटिकल पार्टी इसकी थी, उसका नाम था नाजी पार्टी। तो उसके बारे में भी हम लोग इस क्लास में डिटेल से समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 20वीं शताब्दी का समय रहा, है ना, तो जो हमारा ये 20वीं शताब्दी का समय रहा, 20वीं शताब्दी का मतलब कि साल 1900 से लेकर आप देखते हैं कि, है ना, हमारा जो साल 1900 से जो शुरुआत हुई दोस्तों, है ना, साल 1900 से लेकर साल 1999 तक का जो समय है दोस्तों, उसी को हम लोग 20वीं शताब्दी के तौर पर पुकार रहे हैं। और इस समय अवधि में दुनिया के अंदर बड़े तौर पर आप देखते हैं कि उथल पुथल हमें देखने को मिलते हैं। इन्हीं सालों के अंदर हम लोग देखते हैं कि दोस्तों दुनिया में विश्व युद्ध होता है। विश्व युद्ध का मतलब क्या हुआ कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी पावर है ना, दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी पावर हैं वो एक दूसरे की ऊपर क्या करती हैं, अटैक करना शुरू कर देती हैं और हर देश एक दूसरे से जीतने की कोशिश करता है। तो उसने पूरी दुनिया में क्या कर दिया दोस्तों, दुनिया की एक तरीके से तस्वीर ही बदल दी।
जब आप देखते हैं कि दुनिया में ये जो विश्व युद्ध हुए, और दुनिया में अब तक 2 विश्व युद्ध हमने देखे हैं। सबसे पहला जो विश्व युद्ध था दोस्तों वो साल 1914 से साल 1918 तक चला। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग दोनों विश्व युद्धों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला विश्व युद्ध हुआ वो साल 1914 से साल 1918 तक चला और उसने दुनिया को बड़े स्तर पर प्रभावित किया। इससे पहले तक ऐसी कोई लड़ाई दुनिया में देखी ही नहीं गई थी। इस लड़ाई में मनुष्यों के द्वारा आधुनिक हथियारों का प्रयोग किया गया, बड़े बड़े प्रकार के आप देखते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बने हुए वेपन्स का यूज़ किया गया, और लगभग आप देखते हैं कि 90 लाख से ज़्यादा लोग इस लड़ाई के अंदर मर गए थे। 2 करोड़ से ज़्यादा लोग इस लड़ाई के अंदर घायल हो गए थे। तो पूरी दुनिया आप देखते हैं कि तबाही के मंजर पर पहुंच गई थी, है ना। और इसी प्रथम विश्व युद्ध की वजह से हम देखते हैं कि दुनिया में हिटलर का क्या होता है दोस्तों, उदय होता है। ये जो हिटलर भाई साहब थे, ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही आप देखते हैं कि जर्मनी के अंदर एक मजबूत नेता के तौर पर आता है, और उसके बाद फिर आप देखते हैं कि वो पूरे के पूरे जर्मनी पर अपनी छाप छोड़ता है और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं किसके साथ, हम लोग शुरुआत कर देते हैं प्रथम विश्व युद्ध की, ताकि हम लोग ये समझ पाएं कि ये पूरा का पूरा चैप्टर किस बिंदु से संबंधित है। हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, या फिर जिसे हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के नाम से भी पुकार रहे हैं। अभी जो प्रथम विश्व युद्ध था ये कब से कब तक चला दोस्तों, ये साल 1914 से साल 1918 तक चला, है ना। और इस विश्व युद्ध के अंदर हम लोग देखते हैं कि इसे विश्व युद्ध क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि उस समय के जितने भी पावरफुल देश थे वो एक दूसरे के साथ इस युद्ध में लड़ रहे थे, है ना। अब ये जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, इस युद्ध के अंदर हम देखते हैं कि 2 समूह बढ़ गए थे दुनिया के अंदर। हम लोग देखते हैं कि दोस्तों जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो 2 समूह बढ़ गए थे, ठीक है। एक तरफ जो देश थे या फिर जो उनका ग्रुप था उसमें हमें दिखता है कौन दोस्तों, एक तरफ दिखता है जर्मनी, और उसी के साथ हमें दिखता है ऑस्ट्रिया साम्राज्य, और इन्हीं के साथ एक और देश, एक और समूह भी था जिसे हम लोग ऑटोमन साम्राज्य कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूजन में मत रहिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग यहाँ पर हर बिंदु को समझ रहे हैं। तो साल 1914 से साल 1918 तक दुनिया के बड़े बड़े देश एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। एक तरफ था जर्मनी, उसके साथ था ऑस्ट्रिया साम्राज्य, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य, और उसके साथ था ऑटोमन साम्राज्य जिसे आज के समय में हम लोग तुर्की कहते हैं, और इन्हीं के साथ साथ दोस्तों इटली, ये भी इनके साथ हुआ करता था, ठीक है। दूसरी तरफ जो ग्रुप था दोस्तों उसमें था इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, ठीक। अच्छा, इन ग्रुपों ने, ये जो देश थे ना, इन लोगों ने अपने ग्रुप का नाम भी रख लिया था। जैसे आप देखते हैं कि हर एक ग्रुप अपना नाम रखता है ना। जैसे आप अपने स्कूल में जो आपके ग्रुप्स होते हैं स्टूडेंट्स के, फ्रेंड्स के, उनका आप नाम रखते हैं, तो ये जो ग्रुप्स थे इन्होंने भी अपना नाम रखा था। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य और ऑटोमन साम्राज्य या फिर इटली का जो ग्रुप था, इसको कहा जाता था दोस्तों क्या, इसको कहा जाता था केंद्रीय शक्तियां। ये जो ग्रुप था ये थे केंद्रीय राष्ट्र या फिर केंद्रीय शक्तियां, इनको केंद्रीय शक्तियों के नाम से पुकारा जाता था। और उसी के साथ साथ ये जो दूसरा ग्रुप था जिसके अंदर इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और बाद में अमेरिका भी जुड़ता है, इनको क्या कहा जाता है, इनको मित्र राष्ट्रों के नाम से पुकारा जाता था। तो दुनिया साल 1914 से साल 1918 के दरमियान आप देखते हैं कि 2 बड़े ग्रुपों में बढ़ गई थी। एक तरफ थी केंद्रीय शक्तियां, दूसरी तरफ थे मित्र राष्ट्र। तो ये जो केंद्रीय शक्तियां थी इनमें ये देश थे, और जो मित्र राष्ट्र थे उनके अंतर्गत हमें ये देश देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना, आगे बढ़ते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। और मैंने आपको क्या बताया दोस्तों कि ये जो हमारा मित्र राष्ट्र रहे थे ये क्या है दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए। ये जितने भी हमारे देश यहाँ पर हमें दिख रहे हैं ये सारे के सारे हमारे मित्र राष्ट्र, है ना। इंग्लैंड हुआ, फ्रांस हुआ, रूस हुआ, और अमेरिका भी इस युद्ध के अंदर शामिल होता है। कब दोस्तों, साल 1917 में, ठीक है। तो ये एक ग्रुप था जिनका नाम था मित्र राष्ट्र, और इस तरफ ये जो देश थे जिसमें था जर्मन, या फिर हम जिसे जर्मनी कह रहे हैं, या फिर ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य, या फिर जिसे हम लोग ऑटोमन साम्राज्य भी कह रहे हैं, तुर्की, है ना। ये एक ग्रुप था। अब ध्यान से सुनिए, ये युद्ध जो चला ये साल 1914 से साल 1918 तक चला। अब युद्ध हो रहा है तो युद्ध के अंदर ऐसा तो जरूर होगा कि कोई हारेगा और कोई जीतेगा। तो कौन सा ग्रुप जो था दोस्तों वो जीतता है ना। तो हमें याद रखना है, बहुत सिंपल सी बात है कि भैया जी ये जो मित्र राष्ट्र थे, कौन से दोस्तों, कि ये जो मित्र राष्ट्र थे ये जीत गए थे। कौन कौन जीत गया था, इंग्लैंड जीत गया था, फ्रांस जीत गया था, रूस जीत गया था और अमेरिका जीत गया था। और ये जो केंद्रीय शक्तियां हैं इसमें जर्मनी हुआ, तुर्की हुआ, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य हुआ, ये हार गए थे, ठीक है। यानी कि जो केंद्रीय शक्तियां थी, जर्मनी वाला जो ग्रुप था वो आप देखते हैं कि हार गया था। कौन सा युद्ध दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो ग्रुप था, प्रथम विश्व युद्ध था, वो हार गया था। तो अमेरिका
मित्र राष्ट्र का समूह था, और ये जो मित्र राष्ट्र थे ये ज्यादा पावरफुल थे। इन पावरफुल देशों ने, मित्र राष्ट्रों ने केंद्रीय शक्तियों जर्मनी को हरा दिया था, और साल 1918 में 11 नवंबर को आप देखते हैं कि जर्मनी की हार के साथ ही क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आप देखते हैं कि साल 1914 में शुरू हुआ, और साल 1914 में ये जो शुरू हुआ इसके अंतर्गत आप देखते हैं कि दुनिया के देश अलग अलग समूहों में बटे हुए थे। एक तरफ हमें ये ग्रुप दिख रहा था जो मित्र राष्ट्र थे, और एक तरफ हमें दिखती हैं केंद्रीय शक्तियां। मित्र राष्ट्र पावरफुल कंट्रियां थी, ये जीत गए थे इस युद्ध को, और जो केंद्रीय शक्तियां थी वो हार गई थी। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी जब हारता है तो उसी के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समापन हो जाता है। यहां तक की बात हमें पूरे तौर पर समझ में आई है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कहानी को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हमारे समक्ष यहां पर नहीं रहे। हम देखते हैं कि जब जर्मनी हार गया है ना, जब जर्मनी हार गया दोस्तों, है ना, हम क्या देखते हैं कि दोस्तों जब जर्मनी हार गया और जर्मनी के हार के बाद अब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तो जर्मनी का जो शासक हुआ करता था, जर्मनी का जो शासक था या फिर जो जर्मनी का राजा था ना, वो क्या करता है दोस्तों, वो देश को छोड़कर भाग जाता है। जी हाँ, जो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को लेके गया था, जिसके नेतृत्व में आप देखते हैं कि जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ रहा था, जब जर्मनी हार गया तो जो राजा था वो देश को छोड़कर भाग गया। अब भाई देश को कौन चलाए, ये बात सामने आती है। अब देश को कौन चलाए, यहां पर हम लोग देखते हैं कि देश के अंतर्गत आप देखते हैं कि एक प्रकार से पूरे तौर पर हमें खालीपन देखने को मिलता है। तो जर्मनी की हार के बाद, पराजय मतलब जर्मनी की हार के बाद, देश के अंतर्गत हमें दिखता है कि जो राजा था, जो शासक था, वो देश को छोड़कर भाग गया। अब इसके बाद देश को चलाने के लिए जर्मनी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि अलग अलग राजनीतिक दल आने लगते हैं कि भाई हम देश को संभालेंगे। और ये सभी लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये लोग वाइमर नामक इलाके में, वाइमर एक इलाके का नाम है जो जर्मनी है ना, जर्मनी जो है दोस्तों, इसके अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि वाइमर नामक एक इलाका है, वहां पर क्या किया जाता है, एक मीटिंग की जाती है। साल 1918 में जब जर्मनी हार चुका है, यहां का राजा देश छोड़कर भाग चुका है, देश छोड़ने के बाद आप देखते हैं कि अब देश को कौन चलाए, इसी को लेकर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज मीटिंग कर रही हैं जर्मनी के अंतर्गत। और ये सभी देश क्या करते हैं, इस बात पर तय होते हैं कि भैया अब ना हमें देश के अंदर लोकतंत्र को लाना होगा। लोकतंत्र का मतलब जैसे देश भारत में लोकतंत्र है कि देश में चुनाव होंगे, देश की जनता अपने में से ही कुछ लोगों को चुनेगी और ये चुने हुए लोग ही देश को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते हैं कि ये बात जर्मनी के अंतर्गत तैयार की जाती है और जर्मनी का एक संविधान भी बनाया जाता है। जैसे हर एक देश संविधान से चलता है, वैसे ही हम देखते हैं कि जर्मनी को चलाने के लिए भी संविधान को निर्मित किया जाता है। और यह बात की जाती है कि अब देश के अंदर क्या होगा, चुनाव होंगे और देश के लोग ही अपने में से चुनकर क्या करेंगे, लोगों को बनाएंगे। क्योंकि ये जो मीटिंग हुई थी दोस्तों, ये जो मीटिंग थी वो वाइमर नामक इलाके में हुई थी और जर्मनी क्या बन गया था दोस्तों, एक गणराज्य बन गया था। यहां पर ये जो शब्द है इसका अर्थ समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। तो जर्मनी जो था दोस्तों, साल 1918 के बाद जर्मनी को जर्मनी नहीं कह रहे थे, इसको वाइमर गणराज्य कह रहे थे, क्योंकि अब जर्मनी एक लोकतांत्रिक क्षेत्र बन गया था, एक लोकतांत्रिक देश बन गया था। तो जहां पर लोकतंत्र होता है, जहां पर चुनाव होते हैं और जो देश संविधान से चलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग गणराज्य कहते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि यहां पर चुनाव होते हैं और भारत देश संविधान से चलता है, तो भारत एक गणराज्य भी है, एक रिपब्लिक भी है ना। हमारे देश में नियम कानून है। ऐसे ही आप देखते हैं कि जर्मनी के साथ भी हुआ, क्योंकि ये जो नियम और कानून वाइमर इलाके में बने थे, इसीलिए इस पूरे नए क्षेत्र को जर्मनी ना कहकर वाइमर गणराज्य के नाम से संबोधित किया जाने लगा। ठीक है, हम देखते हैं कि ये जो क्षेत्र था, आप देखते हैं कि इसको वाइमर गणराज्य के नाम से पुकारा जाने लगा। अब ये वाइमर गणराज्य बन गया, लेकिन आप देखते हैं कि जो जर्मनी था दोस्तों, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया था, है ना। और जर्मनी के हार के साथ ही दुनिया के अंतर्गत आप देखते हैं कि जो मित्र राष्ट्र, जो देश जीत गए थे ना, इन लोगों ने जर्मनी के साथ बहुत ही गलत किया था। ऐसा नहीं था कि जर्मनी की ही अकेली गलती थी, है ना। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि लेकिन इस पूरे के पूरे युद्ध की जो जिम्मेदारी थी, जो जीते हुए देश थे, जैसे अमेरिका हुआ, रूस हुआ, फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, जितने भी देश जीत गए थे, जीते हुए देशों ने कहा कि जर्मनी तुम्हारी वजह से ही लड़ाई हुई थी और इस नुकसान को अब तुम्हें ही भरना होगा। अब इसी नुकसान को भरने के लिए दोस्तों आप देखते हैं कि जितने भी देश जीते हुए थे, है ना, कौन से देश जीते हुए थे दोस्तों, फ्रांस हुआ, आप देखते हैं उसी के साथ जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, रूस हुआ, अमेरिका हुआ, ये सभी देश जीते हुए थे। तो जितने भी ये जीते हुए देश थे, इन लोगों ने क्या किया, जर्मनी पर सारे इल्जाम डालने की बात करी। और इसी के साथ साथ आप देखते हैं कि जर्मनी के जो जितने भी ये जीते हुए देश थे, जिन्हें हम लोग मित्र राष्ट्र के नाम से पुकार रहे हैं, इन्होंने नई नई शर्तों को थोपना शुरू कर दिया। किसके ऊपर, जर्मनी के ऊपर, है ना। अब इसी के साथ आप देखते हैं कि एक संधि की जाती है
है ना, जब जर्मनी हार चुका है, जर्मनी जब आप देखते हैं कि दोस्तों युद्ध को हार चुका है, जर्मनी के हारने के बाद यहाँ से राजा भाग चुका है, राजा के जाने के बाद अब देश को यहाँ की जनता संभाल रही है, जिसे अब वाइमर गणराज्य के नाम से पुकारा जा रहा है। और इस वाइमर गणराज्य में ये कहा जा रहा है कि देश के अंतर्गत अब क्या होंगे, देश के अंतर्गत अब चुनाव होंगे, और देश अब कैसा चलेगा दोस्तों, अब देश लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा। ये सब चीज़ें आप देखते हैं कि जर्मनी के अंतर्गत हो रही हैं। लेकिन जो जीते हुए देश थे, जो मित्र राष्ट्र थे, उनको दिख रहा था कि भाई हमारे को नुकसान हुआ है और हमें अपने नुकसान को पूरा करना होगा, तो इसीलिए इन्होंने युद्ध की सारी जिम्मेदारी किस पे डाल दी, जर्मनी पर डाल दी। प्रथम विश्व युद्ध में जो जीते हुए देश थे, मित्र राष्ट्र थे, उन्होंने सारी जिम्मेदारी जर्मनी पर डाल दी। और ये कहा, क्या कहा दोस्तों, उसके ऊपर क्या कहा कि कुछ बातें कहीं, कुछ शर्तें रख दी। सबसे पहली कौन सी शर्त रखी, ये आप ध्यान से देखिए। इन्होंने सबसे पहली शर्त ये रखी कि इस संधि की गई, इस संधि को हम लोग वारसा संधि कहते हैं, है ना। ये जो वारसा संधि क्या है दोस्तों, ये वारसा संधि है कि जर्मनी जो प्रथम विश्व युद्ध हार गया है, वो जीते हुए देशों के सामने क्या करेगा, कुछ चीजें उनको देगा, और इसी संधि को हम लोग वारसा संधि कह रहे हैं। इस संधि में सबसे पहले यह कहा गया कि जर्मनी अपनी 10% क्या है, 13% जो भाग है देश का, 13% जो जमीन है वो कौन ले लेंगे, वो फ्रांस ले लेगा, वो पोलैंड ले लेगा, वो डेनमार्क ले लेगा, वो लुथियाना ले लेगा। तो ये जो देश हैं जो जीत गए थे, है ना, ये सभी देश जीते हुए थे, मित्र राष्ट्रों के ही ये ग्रुप में थे। आप देखते हैं कि जर्मनी पर यह बात की जाती है कि तुम्हारे देश की जो 13% ज़मीन है ना, वो हमारे कब्जे में आएगी। और ये जो 13% ज़मीन थी दोस्तों, इसी में जर्मनी के आप देखते हैं कि 75% क्या थे, लोहे के भंडार थे। और उसी के साथ देश का 26% जो कोयला था, वो भी आप देखते हैं कि इसी इलाके के अंतर्गत आता था। और देश की 10% जनसंख्या भी इसी इलाके के अंतर्गत रहा करती। तो जर्मनी में हारने के बाद आप देखते हैं कि जो जीते हुए देश थे, जिन्हें हम लोग मित्र राष्ट्र कह रहे हैं, वो जर्मनी के ऊपर एक संधि थोपते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी गलती की वजह से सारा युद्ध हुआ है। और इस युद्ध के अंदर आप देखते हैं कि जर्मनी के ऊपर बहुत सारी चीज़ों को थोपा जाता है। उनसे 13% ज़मीन ले ली जाती है देश की, जिसमें देश की लगभग 10% जनसंख्या रहा करती थी। देश का अधिकतर कोयला उसी इलाके से आता था, और देश का अधिकतर लोहे के भंडार भी वहीं पर थे। तो पूरे तौर पर आप देखते हैं कि जर्मनी को ये कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। और उसी के साथ साथ जर्मनी ने जिन देशों को गुलाम बनाया हुआ था, यूरोप के अधिकतर देश दूसरे देशों को गुलाम बनाते थे। तो इस वारसा संधि में यह भी कहा गया कि जर्मनी ने जिन देशों को गुलाम बनाया ना, वो सभी देश भी किनके हो जाएंगे, अब मित्र राष्ट्रों के, जीते हुए देशों के आप देखते हैं कि हो जाएंगे। ये बात कही जाती है ना। ये बात क्या देखते हैं दोस्तों कि ये बात कही जाती है। उसी के साथ साथ एक और बात की जाती है कि जमीन तो ले लेंगे, तुम्हारे कोयले भी ले लेंगे, तुम्हारे आप लोहे भी ले लेंगे, उसी के साथ तुम्हारे देश की 10% उनकी जो जनसंख्या थी वो भी चली गई। उसी के साथ एक और चीज़ की जाती है, इस वारसा संधि में आप देखते हैं कि एक और चीज़ की जाती है, इसे कहा जाता है दोस्तों वॉर गिल्ट क्लोज। वॉर गिल्ट क्लोज का मतलब क्या है कि जर्मनी तुम्हारी ही गलती है, गिल्ट का मतलब गलती है। इसी के ऊपर क्या किया है, जर्मनी पर जुर्माना लगाया जाता है 6 बिलियन पाउंड का। दोस्तों जर्मनी एक तो युद्ध हारा, लेकिन क्या जर्मनी की गलती थी? अकेली जर्मनी की गलती तो थी नहीं, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि जर्मनी की ज़मीन को छीना गया, जर्मनी के लोगों को दूसरे देशों के साथ अपने जीवन को गुजारना पड़ा, उनके सारे संसाधन छीन लिए, कोयला छीन लिया, आप देखते हैं कि लोहा छीन लिया, और जर्मनी पर 6 बिलियन पाउंड यूरोप में प्रयोग की जाने वाली एक मुद्रा है, करेंसी है, तो इतनी बड़ी राशि उनके ऊपर क्या कर दी दोस्तों, थोप दी गई। अब जब देश पर ये सब चीज़ें आ गईं, अब देश का कोई राजा तो था नहीं, लेकिन आप देखते हैं कि देश को संभालने की जिम्मेदारी वाइमर गणराज्य की थी, है ना, वाइमर लोगों की थी, जो वाइमर गणराज्य जिन्होंने बना लिया था जर्मनी को, इन्हीं लोगों के ऊपर थी जिम्मेदारी कि भैया जी तुम देश को सही तरीके से चलाओगे। तो ये जो मित्र राष्ट्र थे, जिन्होंने युद्ध को जीता था, ये जो मित्र राष्ट्र थे, इन्होंने क्या किया था, क्योंकि राजा तो भाग गया था, अब ये जो संधि हुई थी ना, ये मित्र राष्ट्र और वाइमर गणराज्य के बीच में हुई थी। और जब ये बात जर्मनी के अधिकतर लोगों को पता चली कि भाई देश में ऐसा हो रहा है, हमारे ऊपर 6 बिलियन पाउंड का जुर्माना लगा दिया, हमारी ज़मीनें ले ली, हमारे लोगों को आप देखते हैं कि अब छीन लिया गया, हमारे देश के कोयले चला गया, हमारे देश का लोहा चला गया, तो देश के अंतर्गत, जर्मनी के अंतर्गत जितने भी लोग थे, वो जो उनकी नया ये जो वाइमर गणराज्य बना था, इससे खुश नहीं थे कि भाई इतना सारा पैसा जा रहा है, तो हम वैसे ही कमज़ोर हो गए और उसके बाद इस कानून की वजह से हम और भी कमज़ोर होंगे। तो जर्मनी के लोग इस वारसा संधि से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और उसी के साथ साथ ये जो वाइमर गणराज्य, ये जो लोकतांत्रिक लोग आए थे, जिन्होंने जीते हुए देशों के साथ इस संधि को किया था, इसको भी लोग देश में अच्छा नहीं मान रहे थे। अब देखिए दोस्तों कि ये जो यूरोप रहा था, पूरा का पूरा जो यूरोप महाद्वीप रहा था, इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये कर्ज देने वाला महाद्वीप कहलाता था, है ना। यूरोप जो था दोस्तों, दुनिया का एक ऐसा इलाका रहा है
जो हमेशा से समृद्धशाली रहा है। ये दूसरे देशों को क्या करता था दोस्तों, कर्ज दिया करता था। एशिया के देशों को कर्जा देता था, अफ्रीका के देशों को कर्जा दे रहा था। युद्ध से पहले साल 1914 से पहले आप देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध से पहले यूरोप के अधिकतर देशों के जो हालात थे वो बहुत अच्छे होते थे। वहाँ पर कारखाने थे, लोगों के पास काम था, और अधिकतर देश जो थे यूरोप के अंतर्गत जितने भी देश थे, जैसे जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, ये सभी देश अच्छा कर रहे थे। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, प्रथम विश्व युद्ध होता है, तो इस प्रथम विश्व युद्ध में चाहे जीते हुए देश हों या फिर हारे हुए देश हों, नुकसान तो सबका होगा, सैनिक तो सबके मरेंगे, हथियारों के लिए तो सबको पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो चाहे जीते हुए देश थे या फिर हारे हुए देश थे, जितने भी देश थे दोस्तों, आप देखते हैं कि युद्ध समाप्त होते होते वो खुद ही कर्जदार बन जाते हैं। तो यूरोप में आप देखते हैं कि साल 1918 के बाद अधिकतर जो देश थे उनकी जो पावर थी वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाती है, और वो खुद ही अब दूसरे देशों से कहते हैं कि भैया हमको पैसा दे दीजिए, हमको अपने देश को चलाना है ना। और अधिकतर जो पुराने साम्राज्य थे, पुराने साम्राज्य मतलब कि अधिकतर जो राजाओं का राज था, जैसे जर्मनी के अंदर राजा का राज था, जैसे आप देखते हैं कि ऑस्ट्रिया हंगरी में राजा का राज था, तो अधिकतर जो राजाओं का राज था वो भी आप देखते हैं कि समाप्त हो जाता है। और ये जो अपराध थे, है ना, कि युद्ध में जो आप देखते हैं कि लड़ाई हुई थी, इसका जो हर्जाना था, इसका जुर्माना भी क्या किया जाता है, वाइमर गणराज्य से ही लिया जाता है। जर्मनी की अगर हम लोग बात करें तो जर्मनी पे ये कह दिया जाता है कि भैया जी ये जो युद्ध हुआ है ना, इसकी सारी गलती तुम्हारी है। और ये जो जीते हुए देश थे ये अपना नुकसान कंप्लीट करना चाहते थे। जितने भी जीते हुए देश थे, नुकसान तो उनको भी हुआ था, तो वो अपने नुकसान को कवर करना चाहते थे, तो उन्होंने सारी जिम्मेदारी डाल दी जर्मनी पर, और जर्मनी से ये कहा कि तुम्हें अब हमारा सारा नुकसान भरना होगा, और लगभग 6 बिलियन पाउंड और उनकी ज़मीन को, उनके कोयले को और उनके लोहे को ले लिया। और इसी वजह से जर्मनी के अंदर आप देखते हैं कि हालात बद से बदतर हो गए। एक तो ये देश हारा, इनका राजा इनको छोड़ के चला गया, जो नए नए लोग देश को संभाल रहे थे वो देश को सही तरीके से संभाल नहीं पाए, और इसकी वजह से आप देखते हैं कि जर्मनी के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा मायूस थे, वो बहुत ज़्यादा आप देखते हैं कि खुश नहीं थे जो ये चीज़ उनके साथ हो रही थी। कितनी गलत बात है ना। उनके देश का अपमान भी किया जा रहा था कि देखो तुम हार गए, तुम हारने के बाद हमने तुम्हारे देश की ज़मीन को भी छीन लिया, तुम लोगों पर जुर्माना भी लगा दिया, और तुम कुछ नहीं कर पा रहे। तो जीते हुए देश थे वो अपमानित भी कर रहे थे जर्मनी को, बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि ऐसा किया जा रहा था। तो ये जो हर्जाना चुकाने की बात थी, जो 6 बिलियन पाउंड की बात थी, ये आप देखते हैं कि इसकी वजह से वाइमर गणराज्य पूरे तौर पर बहुत ही पिछड़ गया। क्योंकि जर्मनी दोस्तों आपको पता है कि साल 1914 में युद्ध में गया। अब साल 1914 में युद्ध में गया, उस समय इसके हालात सही थे, लेकिन साल 1918 आते आते युद्ध में पैसा खर्च हुआ, संसाधन खर्च हुए, आप देखते हैं कि लोगों की मृत्यु हुई, तो इनके हालात खराब हो गए थे। और जब इसके बाद ये जो नया लोग बने जो वाइमर गणराज्य को संभाल रहे थे, जब इन्होंने ये वार्सा की संधि कर ली कि भैया जी हम क्या करेंगे, हम 6 बिलियन पाउंड जीते हुए देशों को देंगे, तो इस वार्सा संधि से ये जो धीरे धीरे पैसा जाने लगा, इससे जर्मनी के हालात आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे। और इसी के साथ साथ जर्मनी में जो रूढ़िवादी लोग थे वो वाइमर के समर्थकों से क्या करने लगे, हमले करने लगे। जर्मनी के अंदर अब लोग जो है दोस्तों वही कहीं ना कहीं जो ये चुनी हुई सरकार थी जर्मनी के अंदर जो आई थी, इसी पर हमला करने लगे। जो पुरानी सोच को मानते थे, जिनका मानना था कि राजा होना चाहिए, राजा का शासन होना चाहिए जर्मनी में, उन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि अब देश को चलाने का जो खर्चा था वो लोगों से लिया जा रहा था। अभी जो वाइमर गणराज्य के नेता लोग थे ये अपनी जेब से पैसा थोड़ी दे रहे थे, देश के अंदर टैक्स को बढ़ाए जा रहे थे, तो देश की जनता बहुत ज़्यादा परेशान थी। और इस देश की जनता ने क्या कर दिया, ये जो चुनी हुई सरकार दिखती है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में, इसी पर क्या कर दिया दोस्तों, इन्हीं पर हमले करने शुरू कर दिए। तो जर्मनी के अंदर लोगों की जेब पूरे तौर पर खाली थी, जर्मनी के लोग कर्ज में डूबे हुए थे, और वहां पर आप देखते हैं कि वहां की सरकार लोगों से बस टैक्स बढ़ा बढ़ाकर पैसे लूट रही थी। वाइमर गणराज्य क्या कर रहा था, जर्मनी के लोगों से पैसे लेकर जीते हुए देशों को पैसा दे रहा था, जो बिल्कुल भी जर्मनी के लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। अब आगे के घटनाक्रम को देखते हैं कि आगे क्या चीजें हमें होती हुई प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके आसपास हमें देखने को मिलती हैं। हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में दोस्तों की सेना का महिमा मंडन होता है। महिमा मंडन का मतलब कि सेना जो थी, सैनिक जो थे, उनके बारे में बताया जाता है कि भैया यही सब कुछ है ना, देश के अंतर्गत क्या है, यही सब कुछ है। तो प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था उसके अंतर्गत आप देखते हैं कि पूरे के पूरे यूरोप में, जर्मनी में ही नहीं, यूरोप के अलग अलग देशों में जो सैनिक लोग थे, जो देश के लिए लड़ रहे थे, उनको आम आदमियों से अलग बताया गया कि भाई आम आदमी जो है, टीचर हुआ, डॉक्टर हुआ, इंजीनियर हुआ, ये तो हैं, लोग कर रहे हैं काम, लेकिन अगर आप सैनिक हैं ना तो आप सबसे बढ़िया हैं, आप तो सबसे बढ़िया हैं। कुछ इस तरीके की बातें होने लगी। और आप देखते थे कि जो अलग अलग देशों के नेता लोग थे या फिर अलग अलग देशों के अंदर जो अखबार थे, मीडिया थे, वो क्या करते थे, सैनिकों के बारे में गुणगान करते थे कि हमारे सैनिक सबसे महान हैं, हमारे सैनिक सबसे बहादुर हैं, हमारे सैनिक इस लड़ाई को जीत के दिखाएंगे,
दुश्मन को हरा कर दिखाएंगे। कुछ इस तरीके का माहौल यूरोप के अलग अलग देशों में हमें देखने को मिल रहा था। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि आक्रमणकारी फौज प्रचार किया जा रहा था। यह कहा जा रहा था कि देश के लिए, राष्ट्रीय सम्मान के लिए क्या किया जाएगा, जो सार्वजनिक बहस थी कि देश के अंदर गरीबी पर, भूखमरी पर, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं होगी, सिर्फ देश की सुरक्षा की बात है, सिर्फ सैनिकों की बात करनी है और हमें प्रथम विश्व युद्ध जीतना है। कुछ ऐसी बातें आप यूरोप के अधिकतर देशों में होते हुए देख रहे थे। जर्मनी ही नहीं, यूरोप के अधिकतर देशों में जो लड़ाई में शामिल थे वहां पर सेना को बहुत बड़ा चढ़ाकर रखा गया। लोगों को, जो सामान्य लोग थे उनको अलग बताया गया, सेना को ज्यादा महान बताया गया। मीडिया जो थे, जो अखबार थे, लोगों की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। सिर्फ और सिर्फ आपको दिखता है कि देश के सम्मान की बात करते थे और ये कहते थे कि हमें सिर्फ अपने लोगों को क्या करना है, हमें सिर्फ इस युद्ध को जीतना है। कुछ ऐसी बातें आपको होती हुई दिख रही थी। उसी के साथ भाई साहब ये जो सैनिक लोग थे, इनका जीवन कैसा था? क्या ये सैनिक सच में अच्छा जीवन प्राप्त कर रहे थे? नहीं। आप देखते हैं कि साल 1914 से साल 1918 तक लगभग 90 लाख जो सैनिक, लगभग आप देखते हैं कि 90 लाख के करीब लोग मर गए और इसमें लगभग आप देखते हैं कि 60 लाख के करीब सैनिक मरे थे। 60 लाख लोगों का मर जाना सैनिक, 30 लाख सामान्य लोग थे। अब आप सोचिए दोस्तों, इतनी बड़ी संख्या जो लोगों की जो ये मर गए थे सैनिक, क्या ये अच्छे माहौल में थे? नहीं। इन सैनिकों के ऊपर हमेशा डर बना रहता था, इन पर अटैक होता रहता था। इनको छोटी छोटी आप देखते हैं कि जो क्यारियां होती थी, है ना, आप देखते थे कि उनमें हमेशा बैठे रहना पड़ता था ताकि दुश्मन दूसरी तरफ से अटैक ना कर दे। तो जो मीडिया थे, जो अलग अलग देशों के अंदर अखबार थे, वो ये बताते थे कि हमारे सैनिक बहुत महान हैं, बहुत बहादुर हैं, लेकिन सैनिकों की जिंदगी ज्यादा रोमांचक नहीं थी, बहुत अच्छी नहीं थी दोस्तों। उनको क्या था, उनको जो सैनिक इस युद्ध के अंदर शामिल थे, मान लीजिए कि लड़ाई हुई, अब उस लड़ाई में उनका कोई साथी मर गया तो उसकी लाश सामने पड़ी है और उन्हीं के साथी की लाश को कोई चूहा उनके सामने खा रहा होता था तो अपने साथी की लाश को भी नहीं बचाते थे, क्योंकि उनको अपनी लड़ाई लड़ते रहना पड़ता था। तो उनको अपने साथियों की मौत देखनी पड़ती थी। वो अपने सामने लोगों की लाशों को देखते थे जिनको चूहे खा रहे हैं, जिनको आप देखते हैं कि जिनको सही तरीके से आखिरी विदाई भी नहीं मिल रही। तो जो सैनिक थे यूरोप के अलग अलग देशों के, उनके हालात बहुत ज़्यादा दयनीय थे। राजा लोग जो थे, अलग अलग देशों के शासक लोग जो थे, जो नेता लोग थे, वो अच्छा कर रहे थे उस समय में। और उसी के साथ आप देखते हैं कि जो मीडिया थी उस समय की, अखबार जो थे, वो ये बता रहे थे कि भैया सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन यूरोप के हर देश के अंदर जो सैनिक लोग थे वो बहुत ज़्यादा क्या थे दोस्तों, इससे परेशान थे। उनका जीवन बहुत ज़्यादा दयनीय था। उनका जीवन आप देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हमें दयनीय देखने को मिल रहा है। अब बढ़ेंगे आगे और यहाँ से कहानी को और गहराई के साथ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे जर्मनी के कॉन्टेक्स्ट में, हमारे प्यारे जर्मनी के संदर्भ में। ठीक है, हमने ये देख लिया दोस्तों कि क्या देखा, अब तक हमने किस बिंदु को देखा है, तो इसको एक बार क्विकली हम लोग रिपीट कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन किसी भी बच्चे के सामने नहीं रहे। हमने सबसे पहले देखा कि दुनिया में एक लड़ाई हुई जो साल 1914 से साल 1918 तक चली। इस लड़ाई में हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा कि दुनिया दो ग्रुपों में बटी हुई थी। एक ग्रुप को हम लोग किस नाम से पुकार रहे थे, एक ग्रुप को हम लोग केंद्रीय शक्तियों के नाम से पुकार रहे थे। और दूसरे ग्रुप को हमने क्या कहा है दोस्तों, आपको बिल्कुल याद रखना है। दूसरे ग्रुप को हम लोग कह रहे थे किसके नाम से, दूसरे ग्रुप को हम लोग पुकार रहे थे मित्र राष्ट्र के नाम से। और हम सभी को पता है कि जो केंद्रीय शक्तियां थी, इसके अंदर हमें क्या दिख रहा था दोस्तों, इसके अंदर था जर्मनी, उसी के साथ हमें दिख रहा था यहां पर ऑटोमन साम्राज्य, है ना, क्या दिख रहा था दोस्तों, ऑटोमन साम्राज्य। और उसी के साथ साथ हमने क्या देखा दोस्तों, इसी के साथ साथ हमने देखा ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य। तो ये जो देश थे ये सब क्या थे दोस्तों, ये सभी केंद्रीय शक्तियों के अंतर्गत थे, ऑस्ट्रिया हंगरी। वहीं मित्र राष्ट्र के अंदर हमें दिखता है दोस्तों अमेरिका, उसी के साथ हमें दिखता है यहां पर फ्रांस, उसी के साथ हमें दिखता है यहाँ पर ब्रिटेन, और उसी के साथ हमें दिखता है क्या दोस्तों, यहाँ पर रूस। ठीक है, और भी छोटे मोटे देश थे जैसे पोलैंड हुआ, लुथाविया हुआ। अब ये जो युद्ध हुआ, आप सभी को पता है दोस्तों, इस युद्ध में जर्मनी बेचारा क्या हुआ दोस्तों, आपको दिखता है कि हार गया, है ना। जर्मनी नहीं हारा, ये जो पूरी की पूरी केंद्रीय शक्तियां थी, ये वाला ग्रुप हार गया था, और ये जो मित्र राष्ट्र थे, ये वाला ग्रुप जीत गया था। अब ये जो जीते हुए देश थे, इन्होंने पहले ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के टुकड़े कर दिए, ऑटोमन साम्राज्य को भी कमजोर कर दिया, लेकिन जो जर्मनी था ना, इस युद्ध की सारी जिम्मेदारी बेचारे जर्मनी पर डाल दी गई। अब इस युद्ध में जो जर्मनी का राजा था दोस्तों, हम सभी को पता है कि वो शासक जो था वो देश छोड़कर भाग जाता है। अब राजा के चले जाने के बाद देश को चलाने की जिम्मेदारी कौन उठाते हैं दोस्तों, ऐसे लोग उठाते हैं जो लोकतंत्र को पसंद करते हैं। और ये सभी लोग क्या करते हैं दोस्तों, वाइमर नामक इलाके में जुड़ते हैं। और यहीं पर क्या होता है, जर्मनी को अब वाइमर गणराज्य के नाम से पुकारा जाता है कि अब देश में लोकतंत्र आ गया, देश में संविधान से देश को चलाया जाएगा। फिर क्या हुआ दोस्तों कि ये जो वाइमर गणराज्य के नेता लोग थे,
इनके साथ ये जो जीते हुए देश थे, ये जो मित्र राष्ट्र थे, एक प्रकार की संधि करते हैं। ये जो मित्र राष्ट्र थे ये कहते हैं कि भाई तुम्हारी ही वजह से, जर्मनी तुम्हारी ही वजह से ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ और हमें नुकसान हुआ, अब तुम्हें क्या करना होगा, अपनी ज़मीन हमें देनी होगी। तो वाइमर गणराज्य या फिर जर्मनी से ज़मीन ले ली जाती है, उनके साथ जो लोहे के उनके संसाधन थे, है ना, वो छीन लिए जाते हैं, उनसे कोयला खदानों को छीन लिया जाता है। उसी के साथ साथ देश पर आप देखते हैं कि 6 बिलियन पाउंड का क्या कर दिया जाता है, जुर्माना लगा दिया जाता है। और अब इस 6 बिलियन पाउंड से क्या हो जाता है दोस्तों, आप सभी को पता है, जो देश की जनता थी वो खुश नहीं थी कि भाई राजा चला गया, हम हार गए, लेकिन क्या हमारी ही गलती थी? नहीं, हमारी गलती तो नहीं थी, और भी देश थे, और तुम्हारी भी गलती थी, चाहे तो जीते हुए देश थे, लेकिन सारा इल्ज़ाम जर्मनी पे दे देना सही नहीं था। तो देश की जनता जो थी वो वाइमर गणराज्य और वाइमर गणराज्य के नेता लोगों से खुश नहीं थी। और अब आप क्या देखते हैं कि दोस्तों देश के अंदर अब वाइमर गणराज्य के खिलाफ, ये जो देश को लोकतांत्रिक तरीके से चला रहे थे, और ये जो वारसा की संधि हुई थी, जिस संधि के तहत आप देखते हैं कि देश पर इतने सारे क्या कर दिए गए थे, शर्तों को लगा दिया गया था, इसकी वजह से देश की जनता क्या करती है, ये जो वाइमर गणराज्य, जो लोकतांत्रिक सरकार है, इन्हीं के खिलाफ आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, उसको हम लोग एक एक कर समझने की कोशिश यहां पर करते हैं। ठीक है, पीछे का बिंदु समझ में आ गया कि भैया जो देश की जो वाइमर गणराज्य है, जो देश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से देश को चलाने की बात कर रही थी, आप देखते हैं कि इस वाइमर गणराज्य से लोग ज्यादा खुश नहीं थे। और साल 1917 में ही आपको पता होगा दोस्तों, रूस के अंदर एक क्रांति होती है। हम लोगों ने यूरोप में रूस और समाजवाद वाले चैप्टर में रूसी क्रांति में पढ़ा था कि साल 1917 में रूस के अंदर बोल्शेविक क्रांति हो जाती है, याद है ना आपको? जी हाँ। तो रूस के अंदर जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी ना, उससे आप देखते हैं कि जर्मनी के बहुत से लोग क्या थे दोस्तों, प्रभावित थे। और जर्मनी के अंदर क्या होता है, एक समूह बन जाता है। जर्मनी में साल 1918 के बाद ये जो वाइमर गणराज्य बन चुका था, देश को लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा था, इनके खिलाफ आप देखते हैं कि कुछ लोग एक ग्रुप बनाते हैं जिसे स्पार्टकिस्ट लीग के नाम से पुकारा जाता है। स्पार्टकिस्ट लीग क्या है दोस्तों? एक क्रांतिकारी विद्रोह है कि देश को परिवर्तित करने के लिए आप देखते हैं कि लोगों का एक ग्रुप है, और इसी ग्रुप को स्पार्टकिस्ट विद्रोह के नाम से या फिर स्पार्टकिस्ट लीग के नाम से पुकारा जाता है। जो ये चाह रहे थे कि देश के अंदर क्या किया जाए दोस्तों, वो ये चाह रहे थे कि देश के अंदर क्या होगा भैया, देश के अंदर समाजवाद आना चाहिए, है ना। देखो, देशों को चलाने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो होता है क्या दोस्तों, लोकतंत्र, कि देश में हर एक व्यक्ति देश को चलाने के लिए चुनाव होंगे, चुनाव में खड़ा हो, जीत के देश को चलाए। एक होता है राजतंत्र की एक राजा है, वो देश को चलाएगा। एक होता है समाजवाद, जिसमें आप देखते हैं कि एक व्यक्ति है, देश की वही सरकार को चलाता है, और देश की सरकार हर चीज पर अपना नियंत्रण रखती है। तो जो रूस था उसमें साल 1917 में क्या हुआ था, समाजवाद आ गया था। तो बहुत से आप देखते हैं कि जर्मनी के अंदर जो लोग थे ना, वो अपने देश में क्या कर रहे थे, लोकतांत्रिक सरकार को या फिर वाइमर गणराज्य को पसंद नहीं कर रहे थे, वो समाजवादी विचारधारा को पसंद कर रहे थे। और उन लोगों ने ही क्या किया था दोस्तों, स्पार्टकिस्ट लीग को बना लिया था, और अब ये लोग सड़कों पर आना शुरू हो गए थे। आपके सामने असली चित्र रखा गया है, आप देख सकते हैं कि स्पार्टकिस्ट लीग के लोग, समाजवादी लोग जर्मनी की सड़कों पर आ गए हैं। और ऊपर आप देखते हैं दोस्तों, क्या ये वाइमर राज्य के नेता लोग ऊपर खड़े हुए हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ दोस्तों, अब ये जो समाजवादी लोग थे, है ना, ये जो समाजवादी लोग थे, ये जो डेमोक्रेट्स थे, कैथोलिक लोग थे दोस्तों, वाइमर में इकट्ठा होकर क्या करते हैं, शासन व्यवस्था के विरोध में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला करते हैं। तो मुख्य तौर पर आप लोग क्या देखते हैं, मुख्य तौर पर यहां पर आप देखते हैं कि अब देश के अंदर झगड़ा होने की स्थिति हमें देखने को मिलती है। कहां पर दोस्तों, आप देखते हैं कि पूरा का पूरा जो ये हमारा जर्मनी है, यहां पर आप लोग देखते हैं कि अब लोगों में भैया जी झगड़ा होने वाला है। तो बहुत से लोग हैं जो लोकतंत्र को पसंद कर रहे हैं। एक ग्रुप है स्पार्टकिस्ट लीग का जो सड़कों पर आ चुका है, और ये जो स्पार्टकिस्ट लीग का ग्रुप है, ये देश के अंदर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो ये वाइमर गणराज्य है ना, ये जो चुने हुए लोग हैं, इनको हटना होगा, और हम देश को क्या करेंगे, हम देश को अपने हिसाब से चलाएंगे। आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर ये जो वाइमर गणराज्य थी, जो ये चुने हुए नेता लोग थे, जो राजा के जाने के बाद देश को संभाले हुए थे, इन लोगों के पास ना ज्यादा सैनिक थे, और इनके सैनिक इनके प्रति वफादार थे। आप देखते हैं कि देश की जनता प्रदर्शन कर रही थी, स्पार्टकिस्ट लीग के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आप देखते हैं कि जो वाइमर गणराज्य के लोग थे, उनके पास सैनिक बहुत अच्छे थे, इनके सैनिक इनके प्रति वफादार थे। और ये क्या करते हैं दोस्तों, ये सैनिक जो थे अपना एक समूह बनाते हैं, है ना। ये वाइमर गणराज्य के जो नेता लोग थे, वो अपने जो पुराने वफादार सैनिक थे ना, उनका एक समूह था जिसे फ्री कोर कहा जाता था। इसी फ्री कोर के नेताओं को बुलाया जाता है कि भाई देश में विद्रोह हो रहा है, कि देखो
भैया देश में हमें मारने के लिए आ गए हैं, देश में लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। तो आप देखते हैं कि ये जो सैनिक थे इनको बुलाया जाता है और ये जो सैनिक थे ये इस विद्रोह को खत्म कर देते हैं और देश के अंदर आप देखते हैं कि जो लोकतंत्र था वो बचा रहता है। क्या देश में सच में लोकतंत्र बचा रहेगा, क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। यहां तक की बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई कि जर्मनी के अंतर्गत जो लोग रहे थे ना वो पसंद नहीं कर रहे थे वहां की चुनी हुई सरकार को कि भैया जी तुम्हारी वजह से वारसा की संधि हुई, हमारे हर संसाधन को छीन लिया, जमीन को छीन लिया, कोयले को छीन लिया, लोहे को छीन लिया, हमारे ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स लगना शुरू हो गया, हमारे हालात कंगाल हो गए, हम बेकार हो गए, हमारे देश का अपमान किया जा रहा है, ये जीते हुए देश हमें बदनाम कर रहे हैं, हम पे मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसी हालात आप देखते हैं कि जर्मनी में हो गई थी और इसका जिम्मेदार जर्मनी के लोग कह रहे हैं कि ये वाइमर गणराज्य है, ये जो वाइमर के लोग हैं, लोकतंत्र वाली सोच रखने वाले लोग हैं, इन्होंने ही संधि को किया है, तो यही लोग इसके जिम्मेदार हैं। फिर क्या हुआ दोस्तों, आप देखते हैं कि जब समाजवादी लोगों ने, है ना, आप सभी को पता है कि देश में समाजवादी लोगों ने जो अपनी स्पार्टकस लीग बनाई थी, इन लोगों ने विरोध करना चाहा लेकिन वो विरोध को सफल नहीं कर पाए। तो आप देखते हैं कि ये जो स्पार्टकिस्ट पार्टी के लोग थे इन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, अपनी पार्टी का नाम बदल दिया और इन्होंने एक नया नाम रखा, इन्होंने नाम रखा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। क्या दिया दोस्तों, आप देखते हैं कि इन्होंने अपनी पार्टी का नया नाम रखा जिसका नाम रखा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। और साल 1923 में आप देख सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी का लोगो है, उसका पार्टी का चिन्ह है, ये उनका चित्र हुआ करता था दोस्तों। आप देखते हैं कि साल 1923 में आर्थिक संकट ने जर्मनी के रेडिकल वादियों को और बल दिया। तो ये जो साल जैसे जैसे धीरे धीरे गुजरते चले गए, तो साल 1918 में आप देखते हैं कि वारसा की संधि हुई और इसी समय अवधि में आप देखते हैं कि देश के अंदर जो समाजवादी लोग थे उन्होंने विद्रोह किया। लेकिन आप देखते हैं कि जो समाजवादी लोग थे ये इस विद्रोह को क्या नहीं कर पाए, सफल नहीं बना पाए, इस विद्रोह को कुचल दिया गया और इन समाजवादी लोगों ने क्या कर दिया, अपनी पार्टी का नाम स्पार्टकिस्ट लीग से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी रख दिया। और धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और जैसे जैसे समय गुजरता चला गया जर्मनी के हालात और ख़राब हो गए और साल 1923 में तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। और इसी समय ये जो रेडिकल लोग हैं जो देश में आपको दिखता है कि बदलाव लाना चाह रहे हैं, लोकतांत्रिक सरकार को हटाना चाह रहे हैं, ये और बड़े स्तर पर क्या करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहां से एक बिंदु हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, उस बिंदु को हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हम देखते हैं कि जर्मनी के अंदर आर्थिक मंदी आती है। अब ये आर्थिक मंदी क्या है, इसको यहां पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आप सभी के समक्ष समझने की कोशिश करेंगे कि भैया जी आर्थिक मंदी किस चीज का नाम होता है। मंदी का नाम क्या होता है दोस्तों, मंदी अगर आप लोगों ने सुना होगा तो मंदी को अगर हम लोग सीधे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो इसको कहा जाता है मंद हो जाना, या फिर हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, किसी भी चीज़ का धीमा हो जाना या फिर सुस्त हो जाना, है ना। तो जर्मनी जो था दोस्तों धीरे धीरे धीमा पड़ने लगा था, उसके बाजार धीमे पड़ने लगे, उसकी व्यापार धीरे पड़ने लगे, वो सुस्त होने लगा। और इसी को हमने क्या कहा, जब ये बड़े स्तर पर हुआ तो आर्थिक मंदी के नाम से कहा। तो जब युद्ध हुआ और युद्ध के बाद आप देखते हैं जो हर्जाना जर्मनी से मांगा जा रहा था, इसकी वजह से क्या हुआ कि जर्मनी के पास ये जो पैसा जर्मनी दे रहा था, शुरुआत में तो पैसा दे रहा था लेकिन धीरे धीरे आप देखते हैं जब पैसा खत्म हो गया तो जीते हुए देशों ने कहा कि भैया तुम्हारा तो जर्मनी ने कहा माई बाप पैसा खत्म हो गया, पैसा नहीं है हमारे पास पाउंड नहीं है। तो जीते हुए देशों ने कहा कोई बात नहीं, पाउंड नहीं है ना, सोना तो है, सोना दो। आप देखते हैं कि जर्मनी से पहले पैसा लेने लगे जीते हुए देश, अब हर्जाना देते देते, फाइन देते देते जर्मनी के पास पैसा ही खत्म हो गया, उनका जो पाउंड था वो खत्म हो गया। उसके बाद फिर जर्मनी से क्या कहने लगा, गोल्ड लिया जाने लगा, जर्मनी का सोना भी आप देखते हैं कि धीरे धीरे खत्म होने लगा। और बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा जो जर्मनी का सोना था ये जीते हुए देशों ने उनसे हर्जाने के तौर पर प्राप्त कर लिया। और समय आ गया साल 1923 और साल 1923 में आप लोग देखते हैं कि जर्मनी के अंदर जर्मनी ने कह दिया कि भैया जी हम हर्जाना नहीं दे सकते, नहीं दे सकते मतलब नहीं दे सकते है ही नहीं, हमारा सारा पाउंड खत्म हो गया, सारी करेंसी खत्म हो गई, सोना सब खत्म हो गया, अब भी ये हर्जाना नहीं उतरा, अब हम हर्जाना नहीं दे सकते, अब हम ये जो फाइन है ये नहीं दे सकते। और इसी के बाद आप देखते हैं जो फ्रांस था, जो फ्रांस देश था, जो जीता हुआ देश था मित्र राष्ट्र का, उसने कहा तुम फाइन नहीं दोगे। जर्मनी पे क्या कहा, फ्रांस ने कहा तुम फाइन नहीं दोगे, तो जर्मनी की जो औद्योगिक क्षेत्र थे ना उस पर कब्जा कर लिया। आप देखते हैं फ्रांस ने कहा तुम फाइन नहीं दोगे, तुम्हारी गलती की वजह से हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। और फ्रांस ने जर्मनी के आप देखते हैं कि जो औद्योगिक क्षेत्र थे, जहां पर कारखाने वारखाने होने वाले शहर थे, उन पर कब्जा कर लिया। और बहुत से जो कोयले वाले इलाके थे, उस समय कोयला सबसे बड़ा आप देखते हैं कि टूल होता था, उससे आप देखते थे कि ट्रेनें चलती थी, उससे हर ईंधन का सामान प्राप्त होता था। तो फ्रांस ने सबसे पहले क्या किया दोस्तों, जर्मनी के जो औद्योगिक क्षेत्र थे, जो फैक्ट्री वाले इलाके थे, उन पर कब्जा कर लिया। तो साल 1923 तक आते आते जर्मनी के हालात बहुत ज़्यादा खराब हो चुके थे। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि जब जर्मनी के अंतर्गत क्या हुआ दोस्तों,
अब सरकार के पास पैसा खत्म हो गया था, है ना। अब आप क्या देखते हैं, सरकार के पास पैसा खत्म हो चुका था, जो उनकी करेंसी थी वो खत्म हो चुकी थी। देश में जो कागजी मुद्रा थी वो आप देखते हैं कि उसको छापना शुरू किया, है ना। आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर आता होगा कि देश के अंदर हमें गरीब लोग बहुत दिखते हैं, आता है कि नहीं आता। हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा गरीब हैं, भाई सरकार क्यों ना कर दे, बहुत ज़्यादा पैसा छाप दे, सबको पैसा दे दे, सब अमीर हो जाएंगे, सबका जीवन अच्छा होगा। कुछ ऐसे ही आप देखते हैं कि जर्मनी के अंतर्गत भी किया जाने लगा। एक तो पैसा इनके पास खत्म हो गया था, इन लोगों ने क्या सोचा दोस्तों, इन लोगों ने सोचा कि चलो पैसा छापते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा इन लोगों ने छाप दिया। और उसके बाद आप देखते हैं कि जो जर्मनी की करेंसी थी उसका नाम था मार्क। जैसे भारत की करेंसी है ना रुपया, आप देखते हैं कि जो जर्मनी की करेंसी थी मार्क, या आप देखते हैं कि धीरे धीरे ये कम होती चली गई। कैसे कम हुई उसको समझने की कोशिश यहां पर हम लोग करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक देश है, वो देश क्या कर रहा है दोस्तों, वो देश अपने यहां पर ये कहता है कि भैया जी हम ना बहुत ज्यादा क्या करेंगे, कि कोई देश है, ध्यान से देखते हैं दोस्तों, कि कोई देश है, ये देश क्या कर रहा है दोस्तों, ये देश ये कह रहा है कि भैया जी हमारे यहाँ पर जो गरीब वरीब जनता है ना, हम तो नुकसान में जा रहे हैं, हम अपने यहाँ पे गरीबी खत्म करेंगे। और इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए मुख्य तौर पर जो पैसा होगा ना, जो नोट होंगे वो बहुत ज़्यादा छाप देंगे, और उसके बाद फिर सबको अपने सबके पास पैसा हो जाएगा। अब जब सबके पास, मान लीजिए कि देश के अंदर ये कह दिया गया कि चलो सबके पास 15-15 लाख रुपए आ गए, है ना, ऐसा कहा गया, है ना। अब मान लो सबके पास अगर 15-15 लाख रुपए आ गए दोस्तों, इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, आप सभी को पता है कि सबके पास पैसा आ चुका है, सबके पास 15 लाख है, हर अमीर से अमीर व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति, सबके पास देखिए 15-15, 20-20 लाख रुपए मान लीजिए आ चुके हैं, इतना इतना पैसा सबके पास पहुंच चुका है। अब क्या होगा, अब सबके पास पैसा है, हर व्यक्ति हर सामान को खरीदने की कोशिश करेगा। सब लोग भागेंगे कहां पर दोस्तों, फोन खरीदने के लिए। एप्पल फोन खरीदना है, चलिए अब एप्पल की दुकान पर भीड़ लग जाएगी। अभी जो एप्पल कंपनी है ये क्या कर देगी दोस्तों, ये अपनी जो प्राइस उसको बढ़ा देगी, क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए ना खरीदने के लिए। तो बेचने वाला अब क्या करेगा, उस सामान को महंगा बेचेगा, है ना। ऐसे ही आप देखते हैं कि अब आप कोई टीवी लेने जाएंगे तो उसका प्राइस पहले कम था, जब बहुत सारे लोग खरीदने आ जाएंगे तो जो बेचने वाला है वो उसका पैसा बढ़ाकर मांगेगा। कुछ ऐसा ही हुआ जर्मनी के अंदर भी, जैसे हमने देखा ना इस गरीब देश में हुआ कि भैया जी नोट बहुत ज्यादा छाप दिए, सबके पास नोट हो गए, अब सब सामान खरीदने जा रहे हैं, तो जो बेचने वाला व्यक्ति है वो सामान को फिर महंगा बेचता है ना, क्योंकि उसे फायदा करना है ज्यादा से ज्यादा अपना। तो उसी से क्या होता है, उससे महंगाई और बढ़ जाती है ना। ज्यादा पैसा छापने से ज्यादा महंगाई और हो जाती है। कुछ ऐसा आप देखते हैं कि जर्मनी के अंतर्गत भी हुआ। जब उन्होंने ज्यादा पैसा छाप दिया तो जो उनकी करेंसी थी मार्क, पहले उसकी जो है दोस्तों कीमत बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपने नोटों को ज़्यादा छापा, उनकी जो वैल्यू थी उनकी मुद्रा की वो घटती चली गई। अप्रैल के महीने में साल 1923 में अगर आप लोग देखें, साल 1923 में अप्रैल के महीने में एक अमेरिकी डॉलर और एक जर्मनी की जो करेंसी मार्क था वो कितना होता था दोस्तों, 24,000 मार्क के बराबर था। कि एक अमेरिकी डॉलर जो था वो 24,000 मार्क के बराबर था। लेकिन जुलाई साल 1923 में आप देखते हैं कि वो लगभग आप देखते हैं कि 3,53,000 मार्क के बराबर पहुंच गया। देखिए कितने तेजी के साथ उसकी कीमत घट गई, है ना। कि एक डॉलर पहले अप्रैल के महीने में आप देखते हैं कि 24,000 के आसपास उसकी कीमत बन रही है, लेकिन जुलाई में आप देखते हैं कि वो लाखों तक बन जाता है। और आप देख रहे हैं कि लोग जो थे पैसे नोटों में भर भर के लेके जा रहे हैं, लेकिन जितना भी पैसा है इसको पैसे को अभी लेके जा रहे हैं, लेकिन मार्केट में नोट तो सबके पास हैं, लेकिन उस नोट के बदले जो सामान मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है, क्योंकि सामान बेचने वाला उसको महंगा करके बेच रहा है, महंगे से महंगा करके बेच रहा है। तो ये हालात आप देखते हैं कि जर्मनी के अंदर हो गए थे। देश के अंदर बहुत ज़्यादा आप देखते हैं कि किल्लतें देखने को मिल रही थी, है ना। अब जैसे जैसे आप देखते हैं कि जो मार्क थी, देश की जो मुद्रा थी, वो जब नीचे गिरती चली गई तो उससे देश के अंदर आप देखते हैं खाने पीने की चीज़ें आसमान की तरफ छूती चली गई। और जब बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई तो इसी को हम लोग किस नाम से पुकार रहे हैं, इसी को हम लोग अति मुद्रास्फीति के नाम से पुकार रहे हैं। देश में आप देखते हैं कि बड़े स्तर पर क्या हो गया था, महंगाई फैलने लगी थी। मुद्रास्फीति हिंदी में कहते हैं, शुद्ध भाषा में इसको मुद्रास्फीति कहते हैं, सिंपल भाषा में इसे हम लोग महंगाई कहते हैं। और अति मुद्रास्फीति का मतलब हुआ बहुत ज़्यादा महंगाई पूरे के पूरे आप देखते हैं कि जर्मनी के अंदर हो गई थी। नोट ज़्यादा हो गए, लेकिन नोट ज़्यादा होने से ऐसा थोड़ी महंगाई खत्म हो जाएगी, सबके पास है नोट। अब जो बनाने वाला है सामान, वो सामान को क्या करेगा, महंगा बेच रहा है। चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं महंगाई, और वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो इसी को हमने मुद्रास्फीति कहा। और जो जर्मनी था दोस्तों, उसने इसी वजह से कह दिया था कि भाई हमारे देश में हालात खुद ही ख़राब हो गए, हम आपको जुर्माना देने में सक्षम नहीं है। तो जर्मनी ने इस समय क्या किया, अमेरिका से मदद मांगी कि भैया अमेरिका हमारी मदद कर दो। अमेरिका उस समय एक पावरफुल देश था। अमेरिका ने कहा कि चलिए हम आपको क्या करते हैं, थोड़ी मदद करते हैं। और अमेरिका ने क्या किया दोस्तों, अमेरिका ने एक योजना को शुरू किया जिसे डॉक्स योजना के नाम से पुकारा जाता है।
है ना। और इस डॉक्स योजना के तहत क्या किया गया कि जर्मनी के आर्थिक संकट को उठाने के लिए ये थोड़ी बहुत मदद की। देखिए डॉक्स योजना क्या थी, अमेरिका ने क्या किया दोस्तों, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जर्मनी, यहां पर आप लोग देखिए, जर्मनी जो था वो साल 1923 तक आते आते पूरे तौर पर कंगाल हो चुका था, देश में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी थी। तो अमेरिका क्या करता है दोस्तों, अमेरिका से मदद मांगी जाती है जर्मनी के द्वारा, और अमेरिका कहता है कि चलिए मैं आपकी मदद कर दूंगा। और इसके तहत वो क्या करते हैं, एक पॉलिसी को लेकर आते हैं, एक आइडिया को लेकर आते हैं। तो अमेरिका क्या करता है दोस्तों, पैसा उधार देता है जर्मनी को। और जर्मनी क्या करता है दोस्तों, जर्मनी जो था उस पैसे से अपने वहां पर क्या करता है, अपने वहां पर फैक्ट्री को लगाता है ना, अपने वहां पर क्या करता है दोस्तों, कारखानों को लगाता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि अपने वहां पर लोगों को काम देने की कोशिश करता है। अब इस फैक्ट्री कारखाने से जो पैसा आता है, इस पैसे को क्या किया जाता है दोस्तों, इस पैसे को जो मित्र राष्ट्र थे, कौन थे, जो मित्र राष्ट्र थे, उनको वापस दिया जाता है ना। जैसे फ्रांस हुआ, आप देखते हैं ब्रिटेन हुआ, रशिया हुआ और खुद अमेरिका हुआ, है ना। और अमेरिका थोड़ा बहुत पैसा बढ़ाकर मांग रहा था क्योंकि उसने शुरुआत में दिया था उधार, तो अमेरिका ज़्यादा पैसे की डिमांड भी करता है। तो यही थी दोस्तों डॉक्स पद्धति के, जर्मनी क्योंकि कंगाल हो गया था तो वो पैसा उधार मांगता है अमेरिका से, अमेरिका उसे देता है, फिर जर्मनी में लगते हैं फैक्ट्री कारखाने, लोग काम करते हैं, जो लोगों के काम करने से पैसा आता है, फिर उसके जरिए क्या किया जाता है, जो मित्र राष्ट्र थे वो जुर्माने के पैसे उनको दिए जाते हैं। कुछ इस तरीके से आप देखते हैं कि चीज़ें की जाती हैं, है ना। और ये कि जर्मनी की जो आर्थिक स्थिति है उसको बेहतर किया जा सके, इसके लिए ये पद्धति अपनाई जाती है, ठीक है। अब जर्मनी क्या करता है दोस्तों, जर्मनी मुख्य तौर पर जो भी पैसा मिलता है ना अमेरिका से, उसको क्या करता है, अपने देश में फैक्ट्रियों को लगाता है ना। और अमेरिका से जो आया हुआ ये कर्ज था उसके जरिए अपने यहाँ पर फैक्ट्रियों को लगाता है और लोगों को मजबूत करता है। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, साल 1923 में ये जो अमेरिका से पैसा मिलता है तो धीरे धीरे आप देखते हैं कि जर्मनी के अंदर हालात थोड़े थोड़े बेहतर होने लगते हैं। लेकिन भैया साल आ जाता है साल 1929, और साल 1929 में आप देखते हैं कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, यानी कि जो अमेरिका का बिजनेस करने का स्थान है, जहां पर अमेरिका की शेयर मार्केट होती है, ये रहा, है ना। अमेरिका के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि अमेरिका के खुद ही हालात ख़राब हो जाते हैं। साल 1929 आते आते अमेरिका का जो व्यापार करने का तरीका था, अमेरिका का जो आप देखते हैं कि शेयर मार्केट था, वो पूरे तौर पर धराशायी हो जाता है। और अमेरिका कह देता है कि भाई हम जर्मनी को मदद नहीं करेंगे। और उसी के बाद क्या हो जाता है, उसी के बाद बड़े स्तर पर क्या हो जाता है, जो जर्मनी था उसके हालात ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। 24 अक्टूबर तक आते आते अमेरिका जो था दोस्तों, वहाँ पर एक ही दिन में आप देखते हैं कि 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए जाते हैं। तो जो हालात जर्मनी के थे उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आप देखते हैं कि अमेरिका पर भी आता है। अमेरिका के अंतर्गत व्यापार धाराशायी होने लग जाते हैं, अमेरिका के अंतर्गत लोगों के काम धंधे खत्म होने लग जाते हैं, अमेरिका के अंतर्गत लोगों को बिजनेस करने पर उतना फ़ायदा नहीं होता। तो जिन लोगों ने पैसा अलग अलग कंपनियों में लगाया होता है ना अमेरिका में, वो अपना पैसा उन कंपनियों से वापस लेना चाहते हैं। और आप देखते हैं कि एक ही दिन में आप देखते हैं कि अमेरिका के अंतर्गत जो 1.3 करोड़ रुपए थे ना, वो आप देखते हैं कि लोगों के जरिए उनको वापस लिया जाता है। अब ये जो पूरी की पूरी आप देखते हैं सिचुएशन थी दोस्तों, इसी को हम लोग आर्थिक मंदी कह रहे हैं। ये जो पूरी की पूरी समस्या थी ना, इसी को हम लोग आर्थिक मंदी कह रहे हैं कि ना सिर्फ जर्मनी बल्कि पूरी दुनिया में आप देखते हैं कि ये घटनाक्रम होता है। तो साल 1929 में अमेरिका के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, वो जर्मनी से कहता है कि भैया पैसा नहीं दे पाएंगे। और साल 1932 तक आप देखते हैं कि अगले 3 सालों तक अमेरिका के अंतर्गत जो लोगों की आय थी, जो अमेरिकी लोग पहले ज़्यादा कमा रहे थे, दूसरे देशों को कर्जा दे रहे थे, लेकिन आप देखते हैं कि खुद अमेरिका के अंतर्गत काम धंधे ख़त्म हो जाते हैं और अमेरिकियों की सैलरी भी बहुत ज़्यादा बुरे तौर पर कमज़ोर हो जाती है और ख़ुद अमेरिका के लोग बेरोज़गार होना शुरू हो जाते हैं बड़ी संख्या में, और वो नौकरी की तलाश बड़े स्तर पर करते हैं। और ये जो मंदी आती है, ये जो महामंदी आती है, इसका सबसे ज़्यादा असर जर्मनी पे पड़ा। अमेरिका तो हुआ कमज़ोर, लेकिन जर्मनी तो पहले से ही कमज़ोर था। जर्मनी तो खुद अमेरिका के टुकड़ों पर पला हुआ था। तो जब अमेरिका कमज़ोर हुआ तो जर्मनी तो उससे ज़्यादा आप देखते हैं कि कंगाल हो गया, उससे ज़्यादा आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बेकार हुआ। और साल 1929 तक से साल 1932 तक आते आते आप देखते हैं कि जर्मनी का जो औद्योगिक उत्पादन था वो 40% ही रह गया। मात्र 40% फैक्ट्रियां ही जर्मनी के अंतर्गत काम कर रही थी, 60% काम धंधे पूरे तौर पर ख़त्म हो गए थे। देश जर्मनी के अंदर बेरोजगारी बढ़ गई थी, अपराध बढ़ गए थे। जब लोगों के पास काम नहीं होता, काम नहीं है लेकिन पेट तो है, पेट भरने के लिए खाना चाहिए। कुछ लोगों के पास खाना है, आपके पास खाना नहीं है, काम नहीं है, आप उनसे छीनोगे, आप अपराध करोगे। तो कुछ आप देखते हैं ऐसी ही चीज़ जर्मनी के अंतर्गत होती है। बड़े स्तर पर अब देश के अंतर्गत हाहाकार मचने लग जाता
है ना। और ये सारी की सारी जो वजह है ना, आप क्या देखते हैं कि जो सारी की सारी वजह है, इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं वाइमर गणराज्य की है कि ये अगर वारसा की संधि नहीं करते, है ना, ये अगर वारसा की संधि नहीं करते जिसके तहत देश पर जुर्माना नहीं लगता या फिर देश की ज़मीन नहीं छीनी जाती, तो देश में इतने बुरे हाल नहीं होते। अब ये जो वाइमर गणराज्य था दोस्तों, इसके हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, क्योंकि जर्मनी को साल 1918 के बाद से यही संभाल रहे थे लोकतांत्रिक लोग, लेकिन साल 1929 तक आते आते आप देखते हैं कि देश को ये सही तरीके से नहीं संभाल पा रहे थे। और इसी के साथ आप देखते हैं कि अब देश के अंतर्गत क्या हो जाता है दोस्तों, जो संविधान था देश का, इन्होंने जो संविधान बनाया था ना, उसमें कुछ कमियाँ थी। देश के अंतर्गत संविधान के कुछ नियम में आप देखते हैं कि कुछ कमियाँ थी, और इसी कमी का फ़ायदा उठा लेता है कौन, वो व्यक्ति, एक व्यक्ति उस कमी का फ़ायदा उठा लेता है और वो देश के अंतर्गत क्या कर देता है दोस्तों, देश के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाता है ना। आप देखते हैं कि देश का जो संविधान बना था वाइमर गणराज्य का, जर्मनी का, उसके अंतर्गत आप देखते हैं कि वो देश को सही से नहीं संभाल पा रहे थे। संविधान में जर्मनी के कुछ गलतियां थी, और उस गलतियों में क्या था दोस्तों, उस गलतियों के अंतर्गत ये था, संविधान का जो उनका नियम नंबर 48 था, वो कहता था कि राष्ट्रपति को आपातकाल करने और अध्यादेश के जरिए शासन चलाने का अधिकार दे दिया गया। उस नियम नंबर 48 जो था जर्मनी के संविधान का, उसमें ये कहा गया था कि जो उस देश की चुनी हुई सरकार है ना, अगर ये सही तरीके से काम नहीं करेंगी तो देश को चलाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास आ जाएगी और पूरे देश पर फिर राष्ट्रपति शासन करेंगे। और ये बात हो भी रही थी, सरकार सही तरीके से नहीं चला रही थी, तो आप देखते हैं कि देश में क्या कर दिया गया, देश के अंदर राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया। जर्मनी के अंतर्गत क्या हुआ, देश को चलाने की जो पूरी पावर थी, आप देखते हैं कि वो देश के अंतर्गत क्या हो जाती है, जो राष्ट्रपति थे उनके पास आ जाती है। अब देश के अंदर जो चुने हुए लोग थे, लोकतांत्रिक लोग थे, वो हट चुके हैं, देश के अंदर राष्ट्रपति जी उसको चला रहे हैं, और 239 दिनों तक कुछ ऐसा ही माहौल होता है। देश के अंदर क्या होता है, राष्ट्रपति जी ही जो थे जर्मनी के अंतर्गत, वो हिंडनबर्ग जिनका नाम था, वो देश को चला रहे थे। और इसके बाद लोगों को समझ में आ गया कि भाई ये जो वाइमर गणराज्य है, ये जो लोकतांत्रिक तरीका है ना, इसके जरिए तो हम अपने देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। इन वाइमर गणराज्यों ने के लोकतंत्र के समर्थकों ने तो हमें को डुबोया ही है, हमारे ऊपर फाइन लगवा दिया, हमारी ज़मीन छिन गई, हमारे कोयला छिन गया, हमारा लोहा छिन गया, तो बड़े स्तर पर आप देखते हैं। और ये देश को चलाने में सक्षम भी नहीं है ना, देश को संभाल भी नहीं चाह रहे, देश में महंगाई भी बढ़ चुकी है। तो देश की जनता जो थी जर्मनी की, उनको समझ में आ गया था कि देश के अंदर ये जो अस्थिरता बनी हुई है, महंगाई, गरीबी बढ़ती जा रही है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह ये वाइमर गणराज्य के ही लोग हैं। और देश के अंदर आप देखते हैं कि जो अब लोकतंत्र को पसंद करने वाले लोग थे, उनकी संख्या बहुत तेज़ी के साथ आप देखते हैं कि क्या होने लग जाती है दोस्तों, समाप्त होने लग जाती है या फिर बहुत कम होने लग जाती है। तो यहाँ तक हमने आप सभी के साथ अपनी आज की क्लास का ये जो पहला अध्याय है, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, उसके बारे में डिस्कशन किया। और अब इसी सिचुएशन का फायदा उठाएगा दोस्तों हिटलर, कैसे उठाएगा, और हिटलर अब कैसे जर्मनी के अंदर लोगों में ये उम्मीद बांध देगा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगा। इसे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे डिस्कस। आज की क्लास से संबंधित कुछ क्विज के क्वेश्चन एक एक कर हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे सामने है, पूछा जा रहा है कि जर्मनी ने किस साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों के खिलाफ पहला विश्व युद्ध लड़ा था, है ना। आप सभी को पता है दोस्तों कि जर्मनी और ये जो ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य है और ऑटोमन साम्राज्य, ये दोनों एक ही ग्रुप में थे, केंद्रीय शक्तियां। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही बनता है। अगला सवाल है दोस्तों, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है कि इंग्लैंड, फ्रांस और रूस मित्र राष्ट्र थे। पहला विश्व युद्ध साल 1914 से साल 1918 के बीच हुआ। आखिरकार जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। साल 1917 में अमेरिका इस युद्ध के अंदर शामिल हुआ था। आप सभी को पता है कि जो इंग्लैंड, फ्रांस और रूस है, ये सभी मित्र राष्ट्र थे, बिल्कुल सही बात है। विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला पहला। साल 1917 में अमेरिका की एंट्री होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ये भी बिल्कुल सही बात है। जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों को घुटने पर ला दिया था, जर्मनी जीत गया था, नहीं ऐसा नहीं हुआ था। ऑप्शन सी जो है दोस्तों, आपको सही बात जो नहीं है वही पकड़नी थी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही बनता है। अगला सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों कि वाइमर गणराज्य के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और एक लोकतांत्रिक संविधान को पारित किया गया। प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए औरतों को समान मताधिकार प्रदान नहीं किया गया। जर्मनी की पराजय के बाद वहां की संसदीय पार्टियों को भी जर्मन राजनीतिक व्यवस्था में आने का मौका मिला। वाइमर गणराज्य जर्मनी के सारे लोगों को बहुत रास आया, है ना। इनमें से कौन सी बात सही है, ये आपको क्या करना है दोस्तों, बताना है, ठीक है। ये चार ऑप्शंस है, आपको इसका आंसर कमेंट में करके बताना है कि वाइमर गणराज्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। एक कथन सही है, बाकी तीन बातें झूठी हैं, वो आपको सही बात बतानी है। चार ऑप्शंस हैं, सही ऑप्शन को आपको बताना है। चलिए जी बढ़ते हैं आगे।
अगला सवाल देखते हैं कि संधि की वजह से जर्मनी को कितने प्रतिशत लोहे भंडार को अपना छोड़ना पड़ गया था। जर्मनी के कितने प्रतिशत आप देखते हैं कि जो लोहे के भंडार थे दोस्तों वो छीन लिए गए थे। एक बार देखते हैं कितने प्रतिशत लोहे के भंडार जो थे वो जर्मनी के द्वारा क्या कर दिए गए थे, देने पड़ गए थे। किनको देने पड़ गए थे दोस्तों, आप देखते हैं कि बड़े स्तर पर जर्मनी के, है ना, आप देखते हैं कि लगभग 75%, जर्मनी के लगभग 75% जो लोहे के भंडार थे वो छीन लिए गए थे मित्र राष्ट्रों के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। पूछा जा रहा है कि राजनीतिक रेडिकलवादियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। बर्लिन में लोग सोवियत संघ जैसी सरकार की मांग कर रहे थे। समाजवादी, डेमोक्रेटिक और कैथोलिक ग्रुप ने वाइमर में इकट्ठा होकर एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की। फ्रीकोर नामक आम नागरिकों का संगठन था और स्पार्टकिस्ट के नेताओं ने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। सबसे पहले आप देखते हैं जर्मनी की राजधानी बर्लिन में ये कहा गया कि जैसे रूस में सरकार है ना वैसी सरकार बनाई जाए। जी हाँ, ये बात हुई थी। समाजवादी लोग और आप देखते हैं कि कैथोलिक धर्म के जो लोग थे उन लोगों ने क्या किया था, वाइमर में इकट्ठा होकर एक लोकतांत्रिक गणराज्य जो था, एक मजबूत लोकतांत्रिक गणराज्य को स्थापित करने की बात कही थी और ये कहा था कि जो वाइमर गणराज्य के लोग हैं वो सही तरीके से नहीं चला रहे। फ्री कोर जो था दोस्तों, क्या ये एक आम नागरिकों का संगठन था? नहीं, ये तो सैनिकों का संगठन था। तो हमें जो बात सही नहीं थी वही पकड़ना था। फ्री कोर आम नागरिकों का नहीं बल्कि सैनिकों का संगठन था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही बनता है। अगला सवाल है कि वाइमर गणराज्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। वाइमर गणराज्य राजनीतिक रूप से बहुत नाजुक था। इसके संविधान में कई कमियां थी। अनुच्छेद 48 की वजह से राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने और अध्यादेश के लिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। एक मंत्रिमंडल का औसत कार्यकाल 365 दिन का था। या फिर वाइमर गणराज्यों से लोगों का भरोसा उठता जा रहा था। ये बात तो बिल्कुल सही है ना। और उसी के साथ वाइमर गणराज्य राजनीतिक रूप से बहुत कमज़ोर था और उसके संविधान में बहुत कमियां थी। ये बात भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 48 जो है दोस्तों राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने और अध्यादेश के जरिए शासन चलाने का अधिकार देता था। ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन आप देखते हैं कि जो जर्मनी के अंतर्गत ये कहा गया था कि देश के अंतर्गत 365 दिन का शासन नहीं, आप देखते हैं कि लगभग 330 देश का शासन करने की बात की गई थी। तो ये बड़ी अटपटी बात थी जो जर्मनी की एक कमज़ोर शासन व्यवस्था को दिखा रही थी। हाँ जी, बढ़ते हैं आगे। तो ऑप्शन सी जो है हम देखते हैं कि हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही बनता है। अगला सवाल देख लेते हैं कि आर्थिक मंदी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो आर्थिक मंदी जो हुई थी दोस्तों, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि लोगों के काम धंधे छीन गए थे, इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला है कि युद्ध के हर्जाने को भरने के लिए जर्मनी को स्वर्ण मुद्रा देनी पड़ी थी। बिल्कुल सही बात है। जर्मनी के हर्जाना देने से इनकार करने पर फ्रांस ने जर्मनी के इलाकों को छीन लिया था। बिल्कुल सच बात है। जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने डुवास योजना दी थी। बिल्कुल सच बात है। मार्क की कीमत गिरने से वस्तुओं की कीमतों में कम आई थी। नहीं, जब देश की जो मुद्रा थी वो गिरी तो उससे देश के अंदर कीमतें थोड़ी गिरी थी, उससे तो और महंगाई बढ़ी थी। तो ये बात सच्ची नहीं है। आप देखते हैं कि आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही बन रहा है। अगला सवाल है कि जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम था। जर्मनी की जो मुद्रा है दोस्तों उसको हम लोग मार्क के नाम से पुकारते हैं, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है ही नहीं, यहाँ तक हमने आप सभी के साथ जो अपनी आज की क्लास के ये क्वेश्चंस रहे थे उनको डिस्कस किया क्विज के। आज की क्लास में हमने इन बिंदुओं को पढ़ा है। हिटलर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमने देखी कि वो शासक बनता है जर्मनी में। वाइमर गणराज्य क्या है, वार्सा संधि क्या है, प्रथम विश्व युद्ध का क्या असर हुआ, सेना का महिमा मंडन और देश के अंतर्गत वाइमर गणराज्य को हटाकर जो समाजवादी विचारधारा थे उनके बारे में हमने पढ़ाई की। तो ये सभी बिंदु हमने आप सभी के सामने डिस्कस किए। दोस्तों आशा और उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारी आज की क्लास हुई आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रही होगी। अब हमारी आपसे मुलाकात होगी अपने लेक्चर नंबर 2 में, और उस लेक्चर नंबर 2 में हम लोग इस चैप्टर की आगे की कहानी को देखेंगे कि क्या सच में वाइमर गणराज्य को हटा देंगे, हिटलर कैसे शासक बनेगा, और फिर हिटलर जर्मनी के अंदर और पूरी दुनिया के अंतर्गत क्या ऐसा करेगा जिससे दूसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। इसको हम लोग अपने लेक्चर नंबर 2 में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी। आप लोगों से मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।